Dr. Shweta Bansal. I'm a pediatric hemato-oncologist and bone marrow transplant physician working in Reliance Foundation Hospital. आज हम चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि सितंबर इज़ अ चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस मंथ। सो आज हम बात करेंगे, जैसे हम लोगों ने पहले भी जानकारी दी है कि बच्चों का जो चाइल्डहुड कैंसर होता है उसमें हम बच्चे के सिर्फ ट्रीटमेंट के बारे में, सिर्फ कीमोथेरेपी के बारे में, रेडिएशन के बारे में नहीं सोचते हैं। हम बच्चे की कंप्लीट वेलबींग के बारे में सोचते हैं, जिसमें उसकी मेंटल वेलबींग, ग्रोथ, ऑर्गन प्रिजर्वेशन, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, सो दैट बच्चा जो है वंस उसका ट्रीटमेंट एक बार ख़त्म हो जाए तो ही कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ एज मच एज पॉसिबल। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में वी आर हैविंग अ टॉक ऑन दी इमोशनल इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज, साइकेट्रिकल issues when the child is taking the treatment. To discuss all these things with us today, we have Dr. Ashutosh Shah. He's a psychiatrist in a hospital, and it helps to have him over here because he helps a lot in helping our patients to cope up with the treatment. Dr. Ashutosh, very welcome. So you... Thank you, madam. Yeah, please. First of all, thank you, Dr. Shweta Bansal, for introducing and calling me over. So I'm Dr. Ashutosh Shah, consultant psychiatrist at Sir H.N. Reliance Foundation Hospital. I'll be happy to share some of the insights together with Dr. Shweta Bansal on the session today. Yeah. तो डॉक्टर आशुतोष, सबसे पहले तो हमारा ये क्वेश्चन होता है जो पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते हैं, जब भी बच्चा किसी ट्रीटमेंट के अंदर होता है एंड स्पेशली लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस लाइक कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर होता है, तो उसमें जो बच्चे का जो इमोशनल बिहेवियर होता है और जो बच्चे की इमोशनल इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए डॉक्टर बंसल, कोई भी बीमारी लाइफ थ्रेटनिंग हो कि मामूली सर्दी खांसी भी, शरीर का अपना एक रिस्पॉन्स रहता है। तो मान लीजिए हम कैंसर के छोड़ के फिलहाल सिर्फ सर्दी खांसी की भी बात करें, तो उस वक्त पे भी हमारे शरीर का एक प्राकृतिक मैकेनिज्म रहता है कि जिससे कि हम हमारी एनर्जी कंजर्व कर सके, तो उसे हम सिकनेस बिहेवियर बोलते हैं। तो उस वक्त पे क्योंकि बॉडी के अंदर, आप लोगों ने कोविड में सुना होगा, साइटोकाइंस या प्रो इन्फ्लेमेटरी हार्मोन्स जो हम सिक्रीट करते हैं, इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क, ब्रेन के ऊपर पड़ता है। और ब्रेन के अंदर जब वो पड़ता है, खास करके ब्रेन स्टेम एरिया में, तो बच्चे का चलना फिरना कम हो जाता है, उसकी नींद थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, वो खाना पीना कम कर देता है, और उसका इन जनरल जो हम बोलते हैं हंसी मजाक है वो भी कम हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि बॉडी में एनर्जी थोड़ी कंजर्व होती है, जिससे कि उसको शक्ति मिले वो इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। अब ठीक उसी तरह कैंसर में, अब कैंसर एक इन्फेक्शन तो नहीं है, पर उस टाइम में भी हमारा इम्यून सिस्टम तो इन्वॉल्व होने वाला है। तो उस टाइम पे भी यही सेम हम जो सिकनेस बिहेवियर बोलते हैं ये चालू होता है, जिससे कि बॉडी अपने आप को हील कर सके। पर डिपेंडिंग ऑन कि वो बच्चे का क्या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, या उसके माँ बाप में कोई पास साइकेट्रिक हिस्ट्री है कि नहीं है, या कोई भी मेडिकल इलनेस है, तो कभी कभार ये बीमारी के वजह से ये कुछ सिम्टम्स चालू हो जाते हैं जो एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर का हमें होने की संभावना हो सकती है। जब ऐसा होता है तो ये बच्चे के अंदर हम जो बोलते हैं मॉर्बिडिटी, यानी कि जो भी प्रभाव है बीमारी का वो बढ़ जाता है, और मोर्टेलिटी यानी कि जो फेटल आउटकम्स उसकी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये सब एक काल्पनिक बीमारी है, ये शारीरिक बीमारी ही है, शरीर के अंदर होती है और हमारे दिमाग के अंदर होती है, और उसका असर बच्चे के हाव भाव पे, उसके सोचने में और उसकी याददाश्त, इसके ऊपर भी असर करता है। तो ये सब जो हम बोलते हैं साइकेट्रिक बीमारी, एक्चुअली एक तरह से ये शारीरिक बीमारी है, पर ज़्यादा करके इसका प्रभाव हमारे सोचने में या व्यक्तित्व पर भी पड़ सकता है। एग्जैक्टली, थैंक यू। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि हम लोगों को इसको वन टाइप ऑफ इलनेस लेना चाहिए, ना कि एक स्टिग्मा की तरह लेना चाहिए। और डेफिनेटली इट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द आउटकम ऑफ द टोटल ट्रीटमेंट। जैसे कि आपने देखा भी है, हमने काफ़ी सारे पेशेंट्स मैनेज भी किए एक साथ,
स्पेशली एडोलेसेंट्स एंड यंग एडल्ट्स में हम लोग इस तरह का प्रॉब्लम ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि वो समझ सकते हैं कि उनके साथ क्या चल रहा है और वो ऐसे फेज से जा रहे होते हैं जिसमें उनकी जो रूटीन जो होता है वो बिल्कुल हट जाता है, उनकी पढ़ाई बिल्कुल छूट जाती है, उनके फ्रेंड से मिलना जुलना उसका बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है और उनका अपना फैमिली के साथ रिलेशनशिप भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज उनको लगता है कि वो बोझ बन गए अपनी फैमिली के ऊपर। तो ऑल दिस हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन देयर मेंटल वेल-बीइंग एंड वी हैव seen many of these patients going into severe depression also because of that. And sometimes we just think that a child is not talking, so it's okay, he will talk after chemotherapy is not talking, but many a times it becomes a huge problem. So Dr. Ashutosh, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे कि how we can support these children during this time? ओके, तो सबसे पहली बात, अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो बच्चे को हेल्प करने के पहले आपको ये तय करना चाहिए कि आप खुद आत्मनिर्भर है, स्टेबल है, कि आपको खुद को भी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर ये बीमारियां सिर्फ मरीज़ को नहीं, उसके पूरे फैमिली को भी प्रभावित करती है, कभी कभी तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को भी प्रभावित करती है। तो सबसे पहले, जैसे प्लेन में आप सुनते होंगे कि दूसरों की मदद करने के पहले अगर ऑक्सीजन मास्क नीचे आते तो खुद का ऑक्सीजन मास्क पहनना चाहिए, ठीक उसी प्रकार मेरा तो यही कहना है कि अगर आप बच्चे की मदद करना चाहते हैं तो पहले ये स्वयं नक्की करें कि आप स्वस्थ है कि नहीं। अगर आपके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है तो बच्चों को ये सेंस हो जाने वाला है, चाहे आप बोले या ना बोले। दूसरी बात, बच्चों का जो मस्तिष्क है, ब्रेन डेवलपमेंट, वो चालू होता है जब वो गर्भ के अंदर कंसेप्शन होता है वीक 3 और वो पूरा होता है जब वो 25 साल के होते हैं। तो ये एक टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट है कि ब्रेन का डेवलपमेंट तकरीबन 25 साल लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे सिर्फ एक मिनी एडल्ट्स है, कई बार उनको समझ में नहीं आता है कि उनके अंदर क्या चल रहा है। तो अक्सर बच्चे या तो चिड़चिड़ा हो जाते हैं या उनका जो भी पहले रूटीन था, जो भी बिहेवियर था वो बदल जाता है। अब साइकियाट्री के अंदर जो डायग्नोसिस होता है वो आमतौर से एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। अभी तक टेक्नोलॉजी बनी नहीं है कि जिसके द्वारा हम ब्लड टेस्ट हो या न्यूरो इमेजिंग हो उसके द्वारा हम डायग्नोस कर सके। हालांकि ये सब रिसर्च स्टेज में अभी बन रहा है, पर ज़्यादा करके डायग्नोसिस क्लिनिकल है। अब मस्तिष्क का जो काम है, हमारी सोच, हमारा व्यवहार, नींद, खाना पीना, याददाश्त करना, ये सब के ऊपर असर होगा, क्योंकि जो मन है यानी कि जो हमारा दिमाग है ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स बायोइलेक्ट्रिकल ऑर्गन रहता है। तो इसके अंदर जैसा कि आपका सर्किट्स रहता है कंप्यूटर में, यह हमारा नेचर प्रोवाइडेड सुपर कंप्यूटर है, इसके अंदर भी अलग सर्किट्स रहते हैं। तो जब इनका कामकाज में कुछ भी बाधा आती है तो उसका असर हमारे दिमाग के काम करने पे ऊपर डेफिनेटली होने वाला है। इसके अलावा हमारा दिमाग हमारे शरीर के हर एक अंग को कंट्रोल करता है। ये हमारा बॉडी का मास्टर कंट्रोलर है, हमारे इम्यून सिस्टम का, हमारे कोएगुलेशन सिस्टम का, हमारे कोई भी शरीर का भाग बोलो, हमारे पेट का या हार्ट का या लंग्स का, इवन हमारे बोन्स के अंदर के जो भी होता है। तो जब हमारा दिमाग के अंदर गड़बड़ होती है तो ये शरीर के अंदर भी महसूस होता है, और जब शरीर के अंदर होती है तो ये दिमाग के अंदर भी महसूस होता है। तो शुरुआत में जब डायग्नोसिस आप देते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा वक्त लगे फैमिली और बच्चे को उसका स्वीकार करना, उसके साथ अडेप्ट करना, पर तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद भी ये बढ़ते ही जा रहा है। या कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स है, जैसे कि मरने की बात करना या बिल्कुल खाना पीना नहीं करना या बहुत ही इंटेंस नींद में प्रॉब्लम या व्यवहार में बहुत ही चेंज, तो ऐसे मरीज़ को एक साइकियाट्रिक एवेल्यूएशन की तो डेफिनेटली ज़रूरत होने वाली है। या फिर अगर लक्षण कम नहीं हो रहे हैं तो मेरा तो ये सुझाव है कि इसका इवैल्यूएशन करना चाहिए। हालांकि आपने बराबर बोला कि अक्सर स्टिग्मा रहता है, पर स्टिग्मा आमतौर से आता है क्योंकि हम अंधेरे में रहते हैं, जानकारी नहीं होती है। और एक कहावत है कि वी ऑफन फियर व्हाट वी डू नॉट नो। तो आज का ये सेशन हम यही जो नॉलेज बांटना चाहते हैं जिससे कि ये डर कम हो, और अगर आप इसको साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये बहुत सारे बच्चों और उनके फैमिलीज़ को हेल्प कर सकती है। आई थिंक सो मेन इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सेशन इज़ कि एक तो इग्नोर नहीं करना है सिम्टम्स को, उनको ये समझना नहीं है कि बच्चा ऐसा बिहेव कर रहा है जस्ट बिकॉज क्योंकि उसको ये बीमारी है या फिर ये ट्रीटमेंट ले रहा है,
कुछ भी एबनॉर्मल बिहेवियर लगता है बच्चे का तो अपने डॉक्टर को प्लीज़ बताइए उसके बारे में, और डेफिनेटली ही कैन बी हेल्प्ड। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे को ये समझना है कि बच्चे को हमारी हेल्प की ज़रूरत है, हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है, एंड मे बी सिर्फ बात करने से, कम्युनिकेशन से इम्प्रूव नहीं होगा। वी नीड टू गो वन स्टेप फर्दर एंड एनालाइज इट प्रॉपरली एंड गिव अस सम मेडिकल ट्रीटमेंट ऑल्सो टू इट। इट मे बी अ शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट, इट मे बी अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, बट हम लोगों ने देखा है कि जब भी हम लोग इन पेशेंट्स को आगे जाके हम लोग उनको क्लिनिकल डायग्नोसिस देते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर आशुतोष शाह, और जब उनका मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू होता है, they show a dramatic improvement in their behavior and they actually help and support in getting the treatment also. So this completely impacts the outcome and really helps in the patient treatment. एक्चुअली अभी मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर श्वेता बंसल मैडम ने ये बताया कि मेडिकल ट्रीटमेंट, तो मेडिकल ट्रीटमेंट में मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि डेफिनेटली ऑन्कोलॉजी में सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रहा है आज के टाइम्स में, पर कोविड टाइम में आप लोगों ने भी सुना रहेगा कि ड्रग रीपर्पसिंग या ड्रग रीपोजिशनिंग हो रहा है, यानी कि अब कोविड के टाइम में कोई दवाई तो थी नहीं, तो जो भी एग्जिस्टिंग दवाई थी उनको ट्राई किया गया कोविड में हेल्प करने के लिए। ठीक उसी प्रकार ऑन्कोलॉजी रिसर्च में, यानी कि कैंसर रिसर्च में काफ़ी सारी दवाइयाँ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनका भी रीपर्पसिंग या रीपोजिशनिंग हो रहा है। और इसके अंदर कुछ लोगों को ये सुन के काफ़ी ताज्जुब होगा कि जो भी एग्जिस्टिंग साइकियाट्रिक दवाइयाँ है, या आप एंटी डिप्रेसेंट बोलो, एंटी साइकोटिक बोलो, या इवन बीटा ब्लॉकर्स बोलो, जैसे कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जो हम अक्सर यूज़ करते हैं, इनका भी रीपोजिशनिंग हो रहा है ये बीमारी में अंदर। और ख़ास करके कुछ टाइम पहले अखबार में भी रिपोर्ट आए थे कि एक दवाई ओलैंज़ापिन, ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने एक साइड इफ़ेक्ट के लिए यूज़ की थी, जिसमें कैंसर की ट्रीटमेंट के दरमियान जो उल्टी जैसा महसूस करना रहता है, तो उसके लिए ये दवाई काफ़ी असरकारक आती है। तो ऐसा नहीं है कि जब हम दवाई देते हैं तो इनका नुकसान रहता है। डेफिनेटली जिसको मालूम है ये दवाई के बारे में, उसके हाथों में ये दवाइयाँ काफ़ी सेफ़ है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है। थोड़ा वक्त लगता है इनका असर देखने में, तकरीबन 4 से 8 हफ्ते लगते हैं, पर ये दवाइयों से काफ़ी हद तक सिम्टम रिलीफ मिलती है। ये दवाइयाँ सिम्टम्स कंट्रोल करती है, और एक बार कंट्रोल में आने के बाद भी हम चालू रखते हैं जिससे कि ये सिम्टम वापस ना हो। तो ये हर एक केस के हिसाब से हम देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये दवाइयाँ चालू करने से कुछ शारीरिक नुकसान होता है या इसका कोई आदी पड़ जाता है, पर जब तक ज़रूरत है तब तक देना आवश्यक है। और बच्चों के अंदर ना ही उनके ग्रोथ पे कुछ असर होता है, उल्टा पॉजिटिव इफ़ेक्ट ही होता है। और शायद डॉक्टर बंसल भी बता सकते हैं, कुछ बच्चों को हमने ये दवाई दी भी है और उनके अंदर उन्होंने बदलाव अच्छे भी देखे हैं। तो उनके बारे में भी शायद आप अगर शेयर करना चाहे डॉक्टर बंसल तो। नहीं, सो बेसिकली व्हाट वी हैव सीन इज़ दैट कि जब एडोलेसेंट बच्चे होते हैं या फिर यंग एडल्ट होते हैं तो उनको काफ़ी सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आते हैं, वो डिप्रेशन में भी जाते हैं क्योंकि उनकी रूटीन ख़त्म हो जाती है। एक तो वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, वो खेल नहीं पाते हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं मिल पाते हैं, उनकी पढ़ाई छूट जाती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और साथ में जो ट्रीटमेंट चल रहा होता है प्लस फैमिली मेम्बर्स का जो बिहेवियर होता है, ऑल दीज फैक्टर्स कम टुगेदर एट वन पॉइंट एंड समटाइम्स दे आर नॉट एबल to cope up with that. And starting definitely medication is an important part, but I always say कि recognizing those symptoms is very very important, and coming forward and helping them and acknowledging that help is very very important. I think that is the first step, and then we experts are here to help the child so that they can cope up with these problems. Thank you so much, Dr. Ashutosh. I think this was a very learning experience for me also, and hopefully we'll be able to help more of our patients with this, with your support, and with the holistic care can be given to these patients. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.